आगे बढ़ो। अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। इन सब चीज़ों में टाइम लग गया ज़्यादा ही। मैम, हम्म। ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी 2x2 की। ट्राई डायगोनल नहीं होगी, 3x3 से स्टार्ट होती है। यस मैम। ठीक है, कहाँ पढ़ा? मैम, इसमें बुक में है, फिफ्थ सेमेस्टर की में, कि इसमें एक कंडीशन होती है कि मोड ऑफ ए माइनस जे ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। मॉड ऑफ ए माइनस आई माइनस जे मैम, मॉड ऑफ आई माइनस जे, ये ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1। 1 होना चाहिए। ठीक तो है। 2 - 1 करेंगे तो ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। ठीक है ठीक है। मतलब 3x3 से ही स्टार्ट हो रही है। यस मतलब मैम। थोड़ा सा उसमें अल्टर कर दूंगी मैं डेफिनेशन में, जो मैंने लिखी थी नोट्स में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखो, हमने कल बेसिस पढ़ लिया था। बेसिस के बारे में पता चल गया था। बेसिस कैसा सेट था? एक ऐसा सेट था जो वेक्टर स्पेस का सबसेट था। प्लस क्या कंडीशन होल्ड होती थी? ये एल आई सेट था। इस वेक्टर स्पेस, ये एक एल आई सबसेट था। और इसके साथ एक और कंडीशन होल्ड होती थी कि ये स्पैन करता था वेक्टर स्पेस को। यानी क्या था? ये जो भी सेट ले रहे थे हम, मान लेते हैं ये सेट एस था, तो लीनियर स्पैन ऑफ एस वी के बराबर था, या स्पैन ऑफ एस जिसको हम बोलते हैं, दोनों तरीके से डिनोट करते हैं, ये वी के बराबर था। तो एक ऐसा सेट जो वेक्टर स्पेस को स्पैन भी कर रहा हो और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो, वो सेट क्या हो जाता है? बेसिस फॉर्म कर देता है। ये देखा था हमने। फिर अगर बेसिस फाइनाइट हो तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और बेसिस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, या हम बेसिस लिख ना पाए, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। बेसिस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो या हम बेसिस लिख ही ना पाए, तो उस केस में जो वेक्टर स्पेस होता है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल होता है। अभी हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है। हम्म। अच्छा, जीरो वेक्टर स्पेस का बेसिस अगर निकालना हो, जीरो वेक्टर स्पेस कोई भी डायमेंशन जीरो वेक्टर स्पेस किसी का भी सबसेट हो सकता है, आर एन, वेर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब इसके अंदर जीरो वेक्टर पड़ा है, इसको आप ऐसे डिनोट कर लिया करो, मुझे तो यही ठीक लगता है, ताकि इसके अंदर आपको पता चले जीरो वेक्टर पड़ा है, नंबर नहीं पड़ा। ठीक है, वो जीरो वेक्टर 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल किसी भी टाइप का हो सकता है। तो इसका बेसिस क्या निकलेगा? देखो, फाई के बारे में हमने पढ़ा था, ये क्या है? एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट था। क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए वो कंडीशन होल्ड होनी चाहिए थी। कौन आ गया? एक मिनट। फाई एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट था, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए हमें क्या शो करना होता था कि जीरो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एल्फा 1x1 प्लस एल्फा 2x2 प्लस एल्फा n(xn). इस तरीके से शो करना होता था इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, वेयर ऑल एल्फा आईज आर नॉन जीरो। ठीक है, मतलब नॉट ऑल जीरो। एक टाइम पे सारे जो स्केलर्स होते थे मल्टीप्लाई में, वो सारे जीरो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन फाई के पास ऐसा कुछ करने के लिए कंडीशन नहीं होती, यानी उसके पास एलिमेंट्स ही नहीं होते कि वो ये सारी कंडीशंस होल्ड करा पाए। तो फाई एक एल आई सेट था। प्लस दूसरी बात हम ये भी पढ़ चुके थे कि फाई स्पैन करता था किसको? जीरो वेक्टर स्पेस को। मुझे याद है, मुझे इसका लॉजिक बताना है, मैं इसको सर्च करूंगी और थोड़ा। ठीक है, पहली कंडीशन ये थी फाई एक एल आई सेट था, और दूसरी कंडीशन ये थी कि फाई को जब हम स्पैन करते थे, इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, स्पैन ऑफ फाई या एल ऑफ फाई, क्या एक किसके बराबर था? जीरो वेक्टर के बराबर। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि जीरो वेक्टर का ये बेसिस हो जाएगा, यानी बेसिस ऑफ जीरो वेक्टर स्पेस इज फाई? क्योंकि फाई इसके लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एल आई भी है और इसका लीनियर स्पैन भी, मतलब पूरी तरीके से स्पैन भी कर रहा है जीरो वेक्टर स्पेस को। तो बेसिस ऑफ जीरो वेक्टर स्पेस क्या हो जाता है?
5 हो जाता है। तो डायमेंशन क्या होगी, कल हमने डायमेंशन की भी बात की थी। डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। 1 0 मैम, ये 1 कौन था, सॉरी मैम, कौन था 0 ये? 0। हाँ ठीक है, तो 5 के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 0। तो डायमेंशन ऑफ 0 वेक्टर स्पेस क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यह बात हमेशा याद रखनी है, 0 वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, 0 होती है। अच्छा, चलो एक दो बातें और करते हैं इनके बारे में। देखो, 3 बातें आपको याद रखनी है। अगर कोई वेक्टर स्पेस गिवन है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n, ठीक है, तो 3 बातें हमें पता होनी चाहिए कि एनी फाइनाइट जनरेटिंग सेट फॉर v contains at least n vectors, यानी ऐसा सेट जो जनरेट कर रहा हो किसको, v को, उसके अंदर कम से कम n वेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात यहां से ये समझी जा सकती है इसी लाइन में कि अगर किसी जनरेटिंग सेट के पास एग्जैक्टली n वेक्टर्स हो, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो जनरेटिंग सेट क्या हो जाता है, वो बेसिस बन जाता है उस वेक्टर स्पेस का। और हमने कल ये भी देखा था कि किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस के अंदर ऐसा नहीं होता कि बेसिस यूनिक हो। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि आर ओवर आर का बेसिस 1 है, इसको हम देखेंगे कैसे है, तो ये भी बोला जा सकता है कि आर ओवर आर का बेसिस 2 है, मतलब 2 से भी जनरेट हो सकता है। इसका कैसे होगा अभी हम देखेंगे। तो बेसिस इसको भी माना जाएगा, इसको भी माना जाएगा, दोनों बातें ठीक है। और इनफाइनाइट बेसिस एग्जिस्ट करते हैं किसी की, मतलब बेसिस अलग अलग तरह के इनफाइनाइट टाइप के बेसिस हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन सेम होती है हर बेसिस के अंदर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बेसिस के अंदर होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, लेकिन बेसिस के अंदर के एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट कंडीशन में क्या पढ़ा, फर्स्ट कंडीशन ये कह रही है कि कोई भी फाइनाइट जनरेटिंग सेट है, उसके अंदर कम से कम n वेक्टर्स होने चाहिए। यानी अगर कोई n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, कैसे, नीचे सबस्क्रिप्ट में n लगा के, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। तो इसका अगर कोई सेट हम लेते हैं और उसके अंदर n-1 एलिमेंट्स हैं, a1 a2 अप टू सो ऑन an-1, तो ये गारंटी है कि ये सेट कभी VNF को जनरेट नहीं कर पाएगा। ये सेट कभी भी VNF को जनरेट नहीं कर सकता है। जनरेट करने के लिए उसके पास कम से कम n वेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, जितनी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है, कम से कम उतने वेक्टर्स होने चाहिए। प्लस दूसरी बात क्या कही गई है, अगर किसी जनरेटिंग सेट के अंदर एग्जैक्टली n वेक्टर्स हो गए तो वो बेसिस बन जाता है। यानी एग्जैक्टली n वेक्टर्स हो गए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट अपने आप बन जाता है। इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एनी जनरेटिंग सेट, इफ एनी जनरेटिंग सेट हैज एग्जैक्टली n vectors, then that generating set, जिसको भी आप any generating set S नाम दे दो, उसके अंदर अगर एग्जैक्टली n वेक्टर्स हैं तो वो क्या हो जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो जनरेट वो पहले ही कर रहा था, Li हो ही जाता है। यहां से क्या पता चलता है कि S फॉर्म कर देता है बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या है, किसी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V के पास जिसके अंदर n वेक्टर्स हैं वो बेसिस बन जाता है। यानी उल्टी बात कही गई कि एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट
linearly independent subset of V जिसके जो that contains exactly n vectors. अब कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, अगर उसके अंदर एग्जैक्टली एन वेक्टर्स आ गए, यानी अब हमें क्या कहा गया, पहले एल आई सेट गिवन है, ठीक है, उसके अंदर एन वेक्टर्स अगर आ गए तो वो स्पैन भी कर जाएगा। इसके अंदर एन वेक्टर्स आपने रखे हुए हैं तो ये स्पैन भी कर जाता है वेक्टर स्पेस को, ठीक है, स्पैन्स वी। अगर किसी स्पैनिंग सेट के अंदर एन वेक्टर्स हैं तो वो एल आई हो जाता है, अगर किसी एल आई सेट के अंदर एन वेक्टर्स हैं तो वो स्पैन भी कर जाता है। यानी यहाँ पे कोई एल आई सेट जिसके अंदर एग्जैक्टली एन वेक्टर्स हैं तो वो क्या बन जाता है, बेसिस बन जाता है, ठीक है। और हर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को, चार बातें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, मान लो उसके अंदर एक एलिमेंट हो सकता है, दो एलिमेंट हो सकते हैं, तीन एलिमेंट हो सकते हैं, हो सकता है एग्जैक्टली एन एलिमेंट भी हो, ठीक है। अगर n प्लस वन एलिमेंट हुए तो वो एल आई नहीं होगा, पहली बात तो, ठीक है। मैक्सिमल जो साइज हो सकता है एल आई सेट का वो कितना हो सकता है, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कितना हो सकता है, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो सकती है, n हो सकती है, अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n दे रखी है। तो अगर n प्लस वन एलिमेंट्स हैं किसी सेट के अंदर तो वो पक्की बात है एल आई नहीं होगा। स्पैन करेगा या नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं है, पर वो एल आई नहीं होगा। n हो सकता है। इसको मैट्रिक्स की हेल्प से अभी देखेंगे। लेस देन एन एग्जैक्टली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो गारंटी सिर्फ एक बात की ली जा रही है, अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, ठीक है, यहाँ पे हम गारंटी किस बात की ले रहे हैं कि अगर n से ज़्यादा एलिमेंट्स पड़े हैं किसी सेट में, कोई सेट लिया हमने उसके अंदर n प्लस वन या n प्लस टू एलिमेंट्स पड़े हैं तो S इज एल डी, ये बात पक्की होती है। इसको मैट्रिक्स की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। बाकी प्रूफ्स हैं इनके लंबे लंबे, पर हर एक चीज का प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात तो पक्की है S इज एल डी, लेकिन अगर S के अंदर दो एलिमेंट्स या तीन एलिमेंट्स या कुछ मान लो n माइनस वन एलिमेंट्स पड़े हैं तो ये गारंटी नहीं है कि S एल आई होगा। S नीड नॉट बी एल आई, ठीक है। गारंटी सिर्फ किस बात की है कि अगर n से ज्यादा हुए तो वो एल डी बन जाएगा, लेकिन अगर n से कम हुए तो वो एल आई बने ना बने वो जरूरी नहीं है। एल आई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। सेम बात स्पैनिंग सेट के लिए हम किस तरीके से समझ सकते हैं, अगर कोई वेक्टर स्पेस है n डायमेंशनल, तो अगर कोई सेट है जिसके अंदर पड़े हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन n माइनस वन एलिमेंट्स, n माइनस वन ले रही हूँ, आप इससे भी कम ले सकते हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं ये बता रही हूँ, और n प्लस वन, या इसके अंदर ये वाला केस भी डाल लेते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, n भी पड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर किसी सेट के अंदर n माइनस वन एलिमेंट्स पड़े हैं तो ये सेट स्पैन नहीं कर सकता। मतलब स्पैन करने के लिए किसी भी सेट को एग्जैक्टली उसके पास कम से कम n एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब स्पैन करने के लिए उसके पास कम से कम n एलिमेंट्स होने चाहिए उस सेट के पास। मैम हम्म, ये स्पैन कर सकता है मैम एस सेट? ये वाला यस मैम। नहीं, कम एलिमेंट्स वाला नहीं कर सकता। कोई एग्जांपल बताओ अगर लग रहा है तो। मैम नहीं, थ्योरम है मैम एक, अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट है तो उससे अगर कम लिए जाए, उसमें n माइनस वन n माइनस टू कुछ भी लिए जाए तो वो स्पेन कर जाएगा मैम। ऐसी थ्योरम तो नहीं है कोई। डायमेंशन n कैसे हो रहा है? नहीं मैम, डायमेंशन n तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। हाँ मैम, वो जो क्या बता क्या? रहा है एकता जो बताना चाहती है वो शायद डिलीशन थ्योरम के बाद बताना चाहते हैं, मगर डिलीशन थ्योरम तो अलग है, लेकिन तो इसके अलग लिए तो थ्योरम बता रहा है। लिनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ, मैं एकता ने समझी। जो थ्योरम के बाद हाँ हाँ एकता ने जो थ्योरम के बाद बता रही है वो डिलीशन थ्योरम है। वो डिलीशन थ्योरम वो अलग बात हाँ कहती है। हाँ हाँ, वो एक्सटेंशन और डिलीशन वाली वो बात हाँ, भी वो करेंगे अलग अभी। बात है। मैं समझ गई, वो थोड़ा सा मैम हाँ
इसमें मान लीजिए कोई एक वेक्टर है बीच में वी आर। हम्म। मैं क्लास के बाद में भेजती हूँ इसको। हाँ ठीक है, भेजना। एक एग्जांपल दो, उससे क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल तो फिलहाल नहीं है, बट मैं क्लास के बाद इसका देखती हूँ। कई बार ठीक है। कंफ्यूजन भी हो जाता है स्टेटमेंट में, एक बार देखना फिर भेजना, ठीक है। तो स्पैन ओके करने के मैम। लिए नीड नॉट स्पैन नहीं, या तो सॉरी मैंने गलती से नीड नॉट लिख दिया, यहाँ पे ये आएगा कि ये स्पैन कभी नहीं करेगा, नेवर स्पैन्स। स्पैन करने के लिए सेट के अंदर कम से कम n एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी n वेक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे n वेक्टर्स पड़े हैं, क्या ये स्पैन करेगा? गारंटी नहीं है कि n वेक्टर्स वाला कोई सेट स्पैन करे, ठीक है। ये यहाँ पे आप लिख सकते हो नीड नॉट स्पैन। n+1 वेक्टर्स पड़े हैं, क्या ये स्पैन करेगा? अब तो ज्यादा पड़े हैं, यहाँ पे भी कोई गारंटी नहीं है कि ये स्पैन करे, ठीक है। लेकिन ये बात की गारंटी है कि अगर कम हुए तब पक्की बात है स्पैन नहीं करेगा, और डायमेंशन से ज्यादा हुए तब पक्की बात क्या है कि वो एलाई नहीं होगा। दो बात की गारंटी ले सकते हैं, मतलब नेगेटिविटी की गारंटी ले सकते हैं, होगा इसकी गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन नहीं होगा इसकी गारंटी ली जा सकती है। अब दो बातें की जा सकती है यहाँ से, मैम कोई भी। मैम अगर अगर n+1 एलिमेंट है हम्म। तो मैम स्पेन करेगा। उसका एग्जांपल मैम उसका सोच लो एग्जाम्पल कि आपको, R3 उसका एग्जाम्पल R3 आपको है, मिल जाए। हाँ। R3 है तो हाँ। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 और एक एलिमेंट ले लो 1 1 1। तो हमेशा कोई एक एलिमेंट के लिए 1 1 1 का ये जो एक स्केलर पर्टिकुलर है हो गया वो ना, देखो जीरो मैं जो बात कह रही हूँ वो है कि नीड नॉट स्पैन। वो एक अलग बात है कि करे ना करे। आपने जो एग्जांपल लिया उसमें कर रहा है, अच्छी बात है। कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ से, R² का। मैम ये हर एक करेगा मैम। 2 4 1 2 और 3 6, ठीक है। क्या ये अब स्पैन कर रहा है, ये हमें देखना है। तो ये LI तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, LI नहीं है। कोई भी दो एलिमेंट्स देख लो, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों स्केलर मल्टीपल हैं। इसको चेक करोगे तो इनके ABC की वैल्यूज निकालोगे यहाँ से, तो LI नहीं आएगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये स्पैन करेगा कि नहीं करेगा। स्पैन करने के लिए क्या होना चाहिए? हर एक वेक्टर AB इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। हर एक वेक्टर यहाँ पे कोई भी XY अगर आप लो तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। A टाइम्स ऑफ 2 4 प्लस B टाइम्स ऑफ 1 2 प्लस C टाइम्स ऑफ 3 6, ठीक है। या यहाँ पे हम कोई जीरो वेक्टर ले लें तो ज्यादा इजी पड़ेगा। टू ए प्लस बी प्लस 3C, 4A प्लस 2B प्लस 6C। मैम XY को एक पर्टिकुलर अगर एलिमेंट लीजिए। हाँ XY को कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हैं, अगर मुझे यहाँ पे लाना है, अगर 1 1 लाना है तो लाया जा सकता है यहाँ से, या 1 0 लाना है, ठीक है। तो ये क्या हम ला सकते हैं यहाँ से, 2A प्लस B प्लस 3C इज इक्वल टू 1, 4A प्लस 2B प्लस 6C इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम दो ही वेक्टर लें तो ज्यादा सही रहेगा। मैम नहीं मैम, ये ठीक है। सिस्टम तो इनकॉन्सिस्टेंट हो रहा है इनकंसिस्टेंट क्योंकि हो रहा है इन दोनों नीचे के वाला लिए। जो इक्वेशन है मैम, नीचे वाला जो हाँ उसी का स्केलर इनकंसिस्टेंट नहीं है मैम, मल्टीपल तो है, एक ही बिल्कुल इक्वेशन है। इनकंसिस्टेंट। ये एक ही है ना, ये तो ये लेकिन मैम नीचे, वैल्यू तो दो आ रहा है। नीचे वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, अब ध्यान से देखो। ये तो चलो ठीक है, इसको तो मैम ऐसे ही रखें। अगर 2 कॉमन लिया जाए 2 कॉमन लेके ये तो क्या मैम बन जाएगा, 2A सेम ही प्लस B क्वांटिटी प्लस का 3C। दो वैल्यू आ रहा है। हाँ इसीलिए मैंने ऐसे वेक्टर्स लिए थे, ठीक है। पहला सिस्टम क्या बना, 2A प्लस B प्लस 3C इज इक्वल टू 1। दूसरा सिस्टम क्या बना, 4A प्लस 2B प्लस 6C इज इक्वल टू 0। उसमें से दो कॉमन ले लिया
और ये इक्वेशन क्या बन गई दूसरी वाली, 2a प्लस b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। अब बाय 1 एंड 2 क्या आ रहा है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट आ रहा है। पहली वाली इक्वेशन कुछ और बात कर रही है, दूसरी वाली कुछ और बात कर रही है। तो यहां से हमें क्या पता चला, आर क्यूब के अंदर हमने कितने वेक्टर्स लिए थे, जो भी डायमेंशन थी उससे एक ज्यादा, यानी 3 वेक्टर्स लिए थे हमने। लेकिन ये क्या किया, एल भी नहीं थे और स्पैन भी नहीं किया। एल की तो खैर गारंटी मिल गई, जो हमने ऊपर पढ़ा अभी तक उससे, ये एल तो ये कभी भी नहीं होंगे, मैट्रिक्स की हेल्प से अभी हम देखेंगे भी क्यों नहीं होंगे। लेकिन ये स्पैन भी नहीं करेंगे। ये बात क्लियर हो गई सबको, एग्जाम्पल जो है। हाँ मैम, अब क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैम ये जरूरी नहीं है थ्योरम कि है स्पैन मैम। करे, मैंने इसको शो करके दिखाया, ये बात शो की है कि जरूरी नहीं है कि ये स्पैन करे। ठीक है, हाँ बोलो मैम एकता। जो मैं बोल रही थी कि हम्म, इफ S1 S2, इफ S1 S2, मान लिया मैम अगर S है कोई स्पेन करता है V को, हम्म और S में एलिमेंट है V1 V2 Vn, हम्म then there exists a subset of S which is the basis of V। तो उसका सबसेट होगा मैम, वो बेसिस है तो स्पेन भी करेगा। तो अगर n एलिमेंट स्पेनिंग सेट में है तो n यहाँ माइनस पे वन v भी का तो डायमेंशन स्पेन कितना दिया करेगा। गया है? v का डायमेंशन क्या बताया था? v का डायमेंशन नहीं, डायमेंशन नहीं है मैम v का, तो सिर्फ ये बोल रहा है कि s है, s का कोई भी सबसेट होगा वो v का डायमेंशन होगा। v का डायमेंशन होगा, नहीं कुछ मैम, बताया नहीं ये उसके दिया बारे में, डायमेंशन तो पता मैम, होनी ये चाहिए। सेट हम्म मैम अगर v1 v2 डॉट 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 vn जो सेट है वो अगर लिनियरली डिपेंडेंट है तो मैम उसका एक सबसेट मिलेगा जो लिनियरली हाँ वही इंडिपेंडेंट मैं है। करा रही हूँ, आप लोग वहां पे आ गए, मैं वही कराने वाली हूँ अभी। ठीक है, वही करा रही थी मैं इस एग्जाम्पल से जस्ट शुरू करने से पहले। एक आप एल सेट पकड़ो किसी भी वेक्टर स्पेस का, एक आप स्पैनिंग सेट पकड़ो, मैं यही बात बता रही थी। ठीक है, कोई भी वेक्टर स्पेस है, एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, ये सब काम फाइनाइट डायमेंशन में कर रहे हैं, इनफाइनाइट डायमेंशन में चीजें अलग हो जाती हैं। तो कोई भी एल सेट हमने पकड़ा तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, मैंने अभी आपको बताया था कि n+1 तो कभी नहीं हो सकती, यानी ग्रेटर देन n तो पॉसिबल ही नहीं है। ये बात ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू n। मतलब सॉरी, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, ये जो एल सेट लिया है इसके अंदर n या n से कम एलिमेंट्स होंगे। ग्रेटर देन n इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। जब स्पैनिंग सेट की बात हो रही है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, स्पैन करने के लिए कम से कम n एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी लेस देन n वाली पॉसिबिलिटी हटा दी। ठीक है, n या n से ज्यादा एलिमेंट होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब इसके अंदर 1 2 3 डॉट 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 n एलिमेंट्स होंगे। अब देखो, अगर उस एल सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि n एलिमेंट्स होते ही ये क्या कर जाएगा, स्पैन कर जाएगा। तो n वाली पॉसिबिलिटी को एक बार साइड में अगर रखते हैं। डायमेंशन n है हाँ डायमेंशन n है ना, वेक्टर स्पेस देखो, डायमेंशन हम n लेके चले हैं ना। ठीक है, अगर डायमेंशन n है और एल सेट में n एलिमेंट्स पड़े हैं तो ये स्पैन भी कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बेसिस बन ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उस सेट के अंदर उसकी सेट की कार्डिनैलिटी क्या है, या तो 1 है या 2 है या 3 है या अप टू n-1 कुछ भी है, इनमें से कुछ भी है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मान लो v1 v2 ऐसे एलिमेंट्स पड़े हैं, vn-1 मान लो 2 पड़े हैं। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स हम इंसर्ट कर करके अगर ये एल सेट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स पड़े हैं, इसके अंदर हम एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, बार बार एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं जब तक हम n एलिमेंट्स पे नहीं पहुंच जाते। ऐसे एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं सच दैट ये एल सेट बन जाए, यानी v1 v2, और जो भी एलिमेंट्स हम इंसर्ट कर रहे हैं वो किस टाइप के होंगे, मान लो u1 u3 u4 अप टू सो ऑन un तक के। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स हमें इंसर्ट करने हैं, ये वाले एलिमेंट्स क्या करने हैं, इंसर्ट, ऐसे एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं सच दैट ये कंप्लीटली जो सेट बने ये क्या बने, एल सेट बने, मतलब ये एल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, v1 v2 2 एलिमेंट्स थे हमारे पास, हम अब उसके अंदर एलिमेंट्स और इंसर्ट करे जा रहे हैं, यानी और वेक्टर्स इंसर्ट करे जा रहे हैं उस सेट के अंदर, ताकि उसकी जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली प्रॉपर्टी थी वो छूटे ना, वो डिपेंडेंट ना हो।
इस तरीके के एलिमेंट्स हमें इंसर्ट करने हैं, बस इस बात का ध्यान रखते हुए। तो करते 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 हमारे पास एक टाइम के बाद n एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर हम एक और एलिमेंट्स इंसर्ट करना चाहें, अगर हम इसके अंदर कोई एक और एलिमेंट इंसर्ट करना चाहें, से un+1, तो वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक और एलिमेंट इंसर्ट करते ये क्या बन जाएगा, ld। तो हमें यहीं पे रुक जाना है। अब हमने इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए सच दैट ये कंप्लीट सेट क्या बन रहा है, li। और ये इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं और ये li है, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि ये सेट स्पैन भी कर जाएगा। अब बेसिस रिजल्ट भी जो हो हमने जाएगा। पढ़ा है, तो ये बेसिस बन जाएगा। तो हमने क्या किया, एक li सेट पकड़ा। li सेट यानी कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं उसके अंदर, पॉसिबिलिटी क्या क्या लेके चली, 1 से n तक। n वाला तो बेसिस फॉर्म कर ही रहा था, तो हमने किस पे ध्यान दिया, 1 से लेकर n-1 तक। ऐसा कोई भी सेट पकड़े, उसके अंदर या तो कार्डिनैलिटी 1 होगी या 2 होगी या अप टू n-1 कुछ भी होगी, उसके अंदर हम वेक्टर्स इंसर्ट कर करके इस तरीके से बना सकते हैं उस सेट को, सच दैट वो स्टिल li रहे। तो जब तक हम n वेक्टर्स तक पहुंचेंगे हमारे पास एक बेसिस तैयार हो जाएगा, यानी एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस। ये होती है एक्सटेंशन थ्योरम। एवरी li सेट can be extended to form a basis of the vector space, जो भी हम ले रहे हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, हम ग्रेटर देन इक्वल टू n एलिमेंट्स लेके चले अपने सेट में, यानी सेट में किस तरीके के एलिमेंट्स हैं, v1 v2 अप टू सो ऑन, मान लो vn+2 एलिमेंट्स हैं। तो अब ये स्पैनिंग सेट लिया है हमने और इसके अंदर n+2 एलिमेंट्स हैं, तो पक्की बात है ये अभी तो इसके अंदर n से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो ये li तो नहीं होगा, ये ld होगा, ठीक है। हमें इसके अंदर से एलिमेंट्स कुछ निकालने होंगे, क्योंकि हम क्या बनाना चाहते हैं इसको, बेसिस। तो मान लो हमने इसके अंदर से कोई vr निकाल दिया, तो ये v1 v2 अप टू सो ऑन vn+2 बनेंगे, लेकिन इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे अभी भी, मान लो, चलो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान लेते हैं vn+2 निकाल लिया। अब ये vn+1 एलिमेंट्स होंगे, ये अभी भी क्या होंगे, ld ही होंगे। लेकिन Linearly ऐसा dependency vn+2 निकालने से, हाँ, vn+2 निकालने से क्या होना चाहिए, इसकी स्पैनिंग वाली प्रॉपर्टी पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वहां हम क्या कह रहे थे, वेक्टर डालने से li वाली प्रॉपर्टी पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ वेक्टर निकालने हैं, उससे इसकी स्पैनिंग वाली प्रॉपर्टी पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो हमने vn+2 निकाल दिया विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, कोई भी निकाल दो, मतलब ऐसा देख के निकालना है सच दैट इसकी प्रॉपर्टी पे वो फर्क ना पड़े। तो अब जो हमारा फाइनल सेट ये बना है vn+1, अभी भी ये ld होगा, इसमें से हमें एक और निकालना पड़ेगा वेक्टर। मान लो कुछ भी बीच का एलिमेंट निकाल दिया, तो अब ये जो बनेंगे ये n एलिमेंट्स का सेट बन गया, v1 v2 vn, ठीक है। कोई भी एलिमेंट निकाल दो, मैं यहाँ पे नई नेमिंग दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर n एलिमेंट्स पड़े हैं। तो हमने एक और वेक्टर निकाल दिया, अभी भी ये स्पैन करना चाहिए, स्पैनिंग प्रॉपर्टी अभी भी होनी चाहिए इसके अंदर। तो अब इसके अंदर n वेक्टर्स हैं और ये स्पैन भी कर रहा है, तो इसका मतलब स्पैन प्लस n वेक्टर्स क्या होता है, ये सेट li भी हो जाएगा। तो स्पैन पहले ही कर रहा था, अब li भी हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, बेसिस। तो इसको क्या रिडक्शन थ्योरम बोलते हैं, डिलीशन थ्योरम। डिलीशन, ठीक है। तो ये होती है डिलीशन थ्योरम। एवरी स्पैनिंग सेट कैन बी रिड्यूस्ड, या जो भी अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो, रिड्यूस टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो यही था मैम सारा। यही एकता ने बताया था। हाँ, वो कह रही थी कि वो इसमें कंफ्यूज थी ना, कि पहले कि मतलब स्पैनिंग सेट में कम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, शायद यही कह रही थी। तो अब क्लियर है सबको, ये एक्सटेंशन है, ये डिलीशन है, ठीक है। अब हम, मैम जिस बुक में मैंने पढ़ा था डिलीशन थ्योरम एक्सटेंशन थ्योरम दे रखी है उसमें। अच्छा, वो कौन सी बुक है, ऐसी मैम कौन सी जीवन बुक है? सन्स की है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, एक बार मुझे भेजना, आपको कोई डाउट हो रहा है।
हो गया वो। डिलीशन थ्योरम तो है ही नहीं मैम इसमें। नहीं वो तो ठीक है, एक्सटेंशन थ्योरम है, मैंने भी पढ़ी है जीवन सेंस, ऐसी बात नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है उस बुक में। मुझे फोटो भेजना, जितना लिखा है एक्जिस्टेंस उतना है मैम। ठीक है। एग्जिस्टेंस। यस मैम। चलो देखते हैं, कुछ आपको समझने में कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, अगर हमें इंटरसेक्शन एक्चुअल में निकालनी हो, थोड़े से एग्जांपल देखते हैं कि हमें एक्चुअल में करना हो अगर काम, मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 हमने देख तो लिया कि भाई एक सबसेट होता है, सबस्पेस होता है, लेकिन निकालेंगे कैसे अगर एक्चुअल कोई आ गया तो W1 देखो, अगर इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, बेसिस डायमेंशन का काम वहीं तक है, उसमें अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन स्पेस बच रहा है, डायरेक्ट सम वगैरह बच रहा है, डायरेक्ट सम भी मुझे लगता है कल ही हो पाएगा, तो वो सब चीजें थोड़ी बहुत बची हैं, वो हम कल देखेंगे एक्स्ट्रा जैम के चीजें। सिलेबस में है हम्म। मैम, जैम के सिलेबस में डायरेक्ट सम और क्वेश्चन स्पेस है। आता तो नहीं है देखो, लेकिन कर लो तो अच्छा है, और एग्जाम्स के लिए आपकी हेल्पफुल होगा। ठीक है मैम, हाँ, करा दो। देखो W1 ये डिफाइन कर रखा है, W2 कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, अब आप कैसे निकाल लेंगे इसकी W1 इंटरसेक्शन W2। W1 इंटरसेक्शन W2 का यहाँ पे मतलब क्या होगा कि ये वाली कंडीशन भी होल्ड करे। ये वाली कंडीशन क्या कह रही है, जो यहाँ पे एलिमेंट पड़ा है पहली पोजीशन पे, उसका डबल यहाँ पे पड़ा है, उसका ट्रिपल यहाँ पे पड़ा है। इतना समझ में आ रहा होगा। W2 कह रहा है कि ये जो एलिमेंट्स है ना, जो टपल है, उसके सारे कोऑर्डिनेट्स का सम 0 आना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए W1 इंटरसेक्शन W2 में। तो इसमें क्या होगा, जब आप इसको निकालोगे, देखो पहले तो ये वाला लिख लो एक बार, देखो कैसे, A2A 3A। अब ये वाला लिख दिया हमने, W1 वाला। W1 और W2 दोनों की कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, तो W2 कह रहा है जो भी ये कोऑर्डिनेट्स पड़े इनका सम 0 होना चाहिए, है ना। XYZ और ABC पे मत जाना, यहाँ पे सिर्फ लॉजिक समझना है। XYZ ABC सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इन्होंने कह रखा है कि ये जो पड़े हैं इनका सम 0 होना चाहिए, यानी ये जो A 2A और 3A पड़े इनका सम 0 होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, निकाल के बताओ, सब स्पेस क्या बन रहा है। ए इक्वल टू 0, मतलब पाई। इक्वल टू 0 मतलब नो, 0 0। 0,0,0 0 सब जीरो स्पेस बनेगा, 0,0,0, क्योंकि यहां से जब आप कंडीशन निकालोगे 5A इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, विच इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू 0। तो 0,0,0 सब स्पेस बनेगा। ठीक है, तो 0 सब स्पेस बन गया W1 इंटरसेक्शन W2। तो ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे सॉल्व करने हैं। अगर मैं कोई एग्जांपल दूं आपको अपनी तरफ से, एक मैंने M दे दिया, एक मैंने N दे दिया, आपको M इंटरसेक्शन N निकालनी है। मैट्रिसेस का सेट है A 2A, देखते हैं इसका आंसर निकलता है कि नहीं। A 2A B, ठीक है, A, B बिलोंग्स टू R। देखो यहाँ पे इसमें कैसे समझना है इसको, यहाँ पे तो 0 पड़ा है, और जो पहली पोजीशन पे पड़ा है उसका डबल यहाँ पे पड़ा है, और ये जो B है ये इन दोनों से इंडिपेंडेंट है। ये बात समझ रहे हो। A और 2A में इसके और इसकी पोजीशन में जो यहाँ पे एलिमेंट्स पड़े हैं इनमें रिलेशन है, लेकिन इस वाले का ऊपर वालों से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये फ्री है वेरिएबल। ठीक है, फ्री वेरिएबल्स को और हम अच्छे से समझेंगे अभी डायमेंशन निकालते टाइम। ये वाला मैं आपको दे रही हूँ कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R। दोनों मैट्रिसेस के सबस्पेस बनाए गए हैं। ठीक है, अब इनकी इंटरसेक्शन आप फाइंड आउट करके देखो कि इंटरसेक्शन में जो मैट्रिसेस बनेंगी उनकी जनरल फॉर्म किस टाइप से होगी, निकालो। 1.5 मिनट का टाइम है आपके पास। अच्छा,
दोनों की कंडीशंस होल्ड होनी चाहिए, ये याद रखना। मैम रो वाइज बताऊंगा। निकाल लिया? हाँ मैम। ठीक है, बताओ, बाकी लोग करो ट्राई, बताओ। रो वाइज लिखिए मैम, 0 0 0 0 0 0 और बी और ए, कुछ भी जो आर से बिलोंग होगा। कोई भी वेरिएबल, यहाँ पे के लिख देती हूँ, के बिलोंग्स टू आर। अच्छा, एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ मैम, यही बनेगा। ठीक है, बाकी लोग ट्राई कर लो तब तक। कराउंड हो गया डिस्कस, मैम, यही होगा। कराउंड डिस्कस। देखो, m क्या कह रहा है कि इस पोजीशन पे 0 होना चाहिए, तो m इंटरसेक्शन में भी इस पोजीशन पे 0 होना चाहिए, क्योंकि m इंटरसेक्शन किसका सबसेट होता है? ऐसे समझ सकते हो आप, m इंटरसेक्शन n m का भी सबसेट होता है, और m इंटरसेक्शन n n का भी सबसेट होता है। तो अगर m कह रहा है कि इस पोजीशन पे 0 है, बाकी जहाँ कुछ भी है वो हम बाद में देखेंगे, तो इसके सबसेट के अंदर भी यहाँ पे 0 आएगा, यानी m वाली कंडीशन भी होल्ड होगी m इंटरसेक्शन n में। तो पहले तो यहाँ पे 0 रख दो। n कह रहा है कि इस वाली पोजीशन पे 0 है, यानी A12 पोजीशन पे, तो n वाली कंडीशन भी होल्ड होगी, तो यहाँ पे रख दो। अब m कह रहा है कि जो यहाँ पे पड़ा है उसका डबल यहाँ पे पड़ा है, ठीक है? या आप ये कह सकते हो कि जो यहाँ पे पड़ा है यानी 2a, उसका हाफ यहाँ पे पड़ा है। यहाँ पे जो पड़ा है उसका हाफ यहाँ पे होना चाहिए, उसका हाफ क्या होगा? 0 का हाफ 0 ही होगा, तो यहाँ पे 0 रख दो। ठीक है, 3 एलिमेंट्स 3 पोजीशन पे, तो 0 0 आ गया। अब देखो, ये जो फोर्थ है, फोर्थ में दोनों पोजीशन पे देखो क्या क्या आ रहा है, बी और जेड। दोनों के लिए कोई खास कंडीशन नहीं दी गई थी, ना कोई रिलेशन था बी का किसी और अदर एलिमेंट से, ना जेड का किसी और अदर एलिमेंट से अपनी मैट्रिक्स में। तो बी और जेड की जगह कोई ना कोई भी फ्री वेरिएबल आएगा, उसको के नाम दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, तो कंप्लीट मैट्रिक्स आपकी ये बन जाएगी, के बिलोंग्स टू आर। क्लियर है सबको? रिपीट करना मैम। देखो, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखना है कहाँ कहाँ 0 है। सबसे पहले यही देखा करो 0 कहाँ कहाँ पड़ा है, और 0 उठा के रख दो। 0 यहाँ पे पड़ा है m के अंदर, ठीक है? इस 0 को उठाओ और यहाँ पे रख दो। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि जो हम m इंटरसेक्शन n निकाल रहे हैं वो m का सबसेट है, तो m इंटरसेक्शन n के अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे, कुछ वही एलिमेंट्स आएंगे जो m के अंदर पड़े होंगे। m इंटरसेक्शन n m के अंदर कंटेन्ड होगा, तो m के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उसकी A31 पोजीशन पे 0 है, तो इसके सबसेट के अंदर भी जो एलिमेंट्स पड़े होंगे उसकी इस पोजीशन पे तो 0 ही होगा। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो n के अंदर यहाँ पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है? 0। अब n के अंदर देखा हमने, m इंटरसेक्शन n के अंदर भी कंटेन्ड है, तो ये कौन सी पोजीशन है? A12 पोजीशन है।
तो इस पोजीशन पे सारे एलिमेंट्स के अंदर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके सबसेट के अंदर भी वही पोजीशन पे 0 आएगा, तो वहां भी रख दिया हमने। ठीक है, ये देख लिया, जहां जहां 0 थे पहले वो देख लिया। अब देखो m के अंदर क्या कहा गया है, जो पहली पोजीशन पे a आ रहा है उसका डबल यहाँ पे पड़ा है, या हम ये बोल सकते हैं जो 2a है उसका हाफ यहाँ पे पड़ा है। m मैट्रिक्स के अंदर जो 2a है उसका हाफ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पड़ा है उसका हाफ यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि देखो m वाली कंडीशन भी होल्ड होनी चाहिए और n वाली भी होल्ड होनी चाहिए। तो जो 2a पड़ा है उसका हाफ यहाँ पे होना चाहिए, यानी यहाँ पे अगर 0 पड़ा है तो इसका हाफ यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे 0/2 आएगा विच इज अगेन 0, तो 0 ही लिख दिया हमने। ठीक है, तो हमारी मैट्रिक्स अब तक ये बन के तैयार हो चुकी है। फोर्थ पोजीशन पे अगर हमें देखना है, फोर्थ पोजीशन पे यहाँ b पड़ा है, यहाँ z पड़ा है ना, b का किसी a या 0 से कोई रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, b अकेला है बेचारा, कोई दोस्त नहीं है उसका। z यहाँ पे पड़ा हुआ है, z का भी कोई रिलेशन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है इसका, ये भी अकेला है बेचारा। ठीक है, तो ये दोनों फ्री वेरिएबल्स हैं, यानी इस पोजीशन पे जो भी वेरिएबल आएगा वो कुछ ना कुछ फ्री वेरिएबल होगा। देखो वेरिएबल आप चेंज करते रहो अपनी मर्जी से, b रखो, z रखो, x रखो, जो मर्जी रखो, यहाँ पे कोई ना कोई फ्री वेरिएबल रखना है, आर्बिट्रेरी वेरिएबल या कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो हमने रख दिया, कोई ना कोई k रख दिया, अपनी मर्जी से रख दो, और k बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब सबको अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम डायमेंशन की बात करते हैं एक बार यहाँ से मैट्रिसेस यस के मैम। अंदर। अब m की डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे? डायमेंशन ऑफ m, जब हम ऐसे सब स्पेसेस की डायमेंशन निकालते हैं, m किसका सब स्पेस है? सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस 2x2 मैट्रिसेस का सब स्पेस है ना ये। मैम m का डायमेंशन 2 होगा। m का डायमेंशन 2 होगा, कैसे होगा वो देखते हैं ना। m एक सबस्पेस है किसका? सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर R। ठीक है, तो चलो यहीं पे देख लेते हैं। हमें देखना होगा m 2x2 ओवर R का डायमेंशन। पहले तो इसके अंदर किस टाइप की मैट्रिसेस आती हैं? A B C D। हमने क्या देखा था 3-4 लेक्चर्स पहले, मतलब 2-3 लेक्चर्स पहले, कि ये क्या बनता है, एक वेक्टर स्पेस बनता है वेयर A B C D बिलोंग्स टू R। ठीक है, इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होगी? अगर इस तरीके के स्पेसेस की डायमेंशन आपको निकालनी है तो आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, ये जिसको बोला जाता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसकी डायमेंशन देखने के लिए आपको क्या करना है? नंबर, ये शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, अभी तरीके से भी देखते हैं इसको, मेथड से भी। 2x2 मैट्रिसेस का सेट ओवर R, तो इसमें हमें देखने हैं फ्री वेरिएबल्स। तो फ्री वेरिएबल्स यहाँ पे क्या क्या है? A B C D। फ्री वेरिएबल्स यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। A B C D की जगह कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। ठीक है, A B C और D एक दूसरे पे एक तो डिपेंडेंट नहीं है, फ्री है, इसलिए इनकी जगह कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? 4 वेरिएबल्स हैं, यानी नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हैं? 4, तो इसकी डायमेंशन होती है 4। तो अगर इन जनरल आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है m क्रॉस n ओवर R, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है? mn। क्योंकि जब आप m क्रॉस n मैट्रिक्स लिखते हो तो किस तरीके की होती है वो, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं बताऊं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 3x4 मैट्रिक्स, 3 रोज 4 कॉलम्स। तो यहाँ पे कोई एंट्री होगी, यहाँ पे कोई एंट्री होगी, यहाँ पे कोई एंट्री होगी। अब देखो सारी एंट्रीज एक दूसरे से फ्री हैं, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। जब कंडीशन आएगी तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। यहाँ पे सारी एंट्रीज क्या है? फ्री वेरिएबल्स हैं। और कितनी एंट्रीज है यहाँ पे? किसी m क्रॉस n मैट्रिक्स में एंट्रीज कितनी होती है? नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होती है? mn, यानी इस केस में यहाँ पे कितनी है? 3x4 एंट्रीज है ना, आप काउंट कर लो एक एक करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे एंट्रीज कितनी है? 12। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी? 12। तो इन जनरल इसकी डायमेंशन होती है mn। ठीक है, जो भी ऑर्डर होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, m क्रॉस n ऑर्डर है तो उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, वही उसकी डायमेंशन आ जाती है। डायमेंशन ऑफ दिस
वेक्टर स्पेस। जब आप सबस्पेस की डायमेंशन निकाल रहे हो तब आप क्या करते हो? सबस्पेस की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, जो भी डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस है, माइनस डायमेंशन ऑफ, मतलब माइनस नंबर ऑफ कंडीशंस जो उसमें प्रोवाइड की गई हैं। देखो कैसे वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, इसका असल में वेक्टर स्पेस क्या है एम वाले का? 2x2 मैट्रिसेस का सेट। अब 2x2 मैट्रिसेस के सेट की डायमेंशन क्या होती है वेक्टर स्पेस की? 4 होती है। तो यहाँ पे आप 4 लिख सकते हो, ठीक है। 4 में से हमें क्या माइनस करना है वो देखना पड़ेगा। अब वो किस पे डिपेंड करता है? वो नंबर ऑफ कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। या तो एक ये तरीका लगा दो, नंबर ऑफ डायमेंशन माइनस नंबर ऑफ कंडीशन। दूसरा, यहाँ पे भी हम फ्री वेरिएबल वाला तरीका लगा सकते हैं, जैसे हमने अभी लगाया था, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स या नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देख के। तो देखो, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखना उस तरीके से कैसे देखेंगे, पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे a पड़ा है और यहाँ पे भी देखो 2 टाइम्स ऑफ a पड़ा है, तो ये दोनों फ्री तो नहीं है एक दूसरे से, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, a और 2a, क्योंकि a आएगा तो 2a आएगा, 2a आएगा तो a आएगा, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं आपको आप, ठीक है। अगर a 1 होगा तो वो 2 होगा, अगर वो 2 होगा तो ये 1 होगा, अगर 4 हो गया तो वो 8 होगा। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी ये सिर्फ एक ही एंट्री का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। फ्री वेरिएबल यहाँ पे केवल एक है, जिसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी a का कुछ ना कुछ पड़ा है, यहाँ पे भी a का कुछ ना कुछ पड़ा है, सॉरी, यहाँ पे 2a पड़ा है और यहाँ पे a पड़ा है। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल क्या हो गया? केवल एक हुआ, विच इज a। तो इन दोनों एंट्रीज में मिला के केवल एक ही फ्री वेरिएबल है, ठीक है। दूसरा वेरिएबल काउंट करते हैं, एक तो ये मिल गया। 0 के लिए तो कोई फ्री वेरिएबल है ही नहीं, इसको तो छोड़ ही दो, 0 तो 0 ही है। अब दूसरा फ्री वेरिएबल यहाँ पे आपको क्या मिला? b। एक तो a मिल गया, एक b मिल गया, तो डायमेंशन ऑफ m क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स के बराबर हो गई ना डायमेंशन, जैसे अभी हमने नीचे इसका तरीका देखा था। अब देखो, कंडीशन फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, अब ये जो कंडीशन वाला फॉर्मूला है, इस तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखो, तब मैट्रिक्स इस तरीके से डिफाइन करते ना अगर, तो काम बन जाता। यहाँ पे लिखना होता हमें a 2-1 पोजीशन पे तो 0 पड़ा है, एक कंडीशन ये हो गई, और a11 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a12। इस तरीके से भी क्वेश्चन गिवन हो सकता था, आप दोनों तरीके से कर सकते थे। ये कंडीशन आई सबको समझ में? कंडीशन फॉर्म में लिख दिया मैंने इस सब स्पेस को। बोलो फटाफट। दो कंडीशंस हैं। अब देखो, नंबर ऑफ कंडीशंस नहीं, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंडीशंस। कोई कंडीशंस है तो ऐसी होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, उनको 2 बार लिखा जाता है पर मतलब एक ही निकलता है दोनों से। उसके एग्जांपल अभी हम देखेंगे, तो यहाँ पे बस कर लो इंडिपेंडेंट कंडीशंस। तो ये जो 2 कंडीशंस हैं यहाँ पे आप देखेंगे, इन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो 2 कंडीशन है तो वो माइनस कर दो, और फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो 2 ही आएगा। तो दोनों मेथड से हमें 2 ही आंसर मिला। तो m की डायमेंशन 2 आ गई। n की डायमेंशन क्या आएगी? n की डायमेंशन जब आप निकालने चलोगे तो 3 आएगी। सबको यही लग रहा है या कुछ अलग लग रहा है? हाँ मैम 3 आएगी। इसकी डायमेंशन 3 ही आएगी। क्यों आएगी 3? क्योंकि यहाँ पे 3 फ्री वेरिएबल्स हैं, x, y और z। x, y और z का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो फ्री वेरिएबल्स देख लिए हमने, तो वो बस 3 आ गई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कंडीशन माइनस करने वाला तरीका लगाते तो कोई हिंट दे सकता है कैसे लगाते? डायमेंशन ऑफ n इज इक्वल टू 3। यहाँ पे मैं अगर इसको कंडीशन फॉर्म में चेंज करना चाहूँ, हाँ a, हाँ बोलो, a12 इज इक्वल टू 0, बस ये कंडीशन होती और x y z बिलोंग्स टू r वो आप लिखते रहते, ठीक है, वो तो सबको ही पता है। तो ये कोई कंडीशन नहीं होती, ये तो बस एक लिखने का वो डेफिनेशन है, तो आपको लिखनी पड़ेगी। तो कंडीशन क्या होती है? a12 इज इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ v जो कि 4 है, माइनस नंबर ऑफ कंडीशन विच इज 1, सो आंसर विल बी 3। अब दोनों मेथड से 3 आ गया, वेरीफाई भी हो गया हमारा कि हमारा आंसर सही है।
ठीक है, अब m इंटरसेक्शन n की डायमेंशन की बात करें। m इंटरसेक्शन n की डायमेंशन कैसे निकालेंगे आप? कितनी आ रही है बताओ? फ्री वेरिएबल्स देख के बताओ, कोई और बताए? रचना, न्यानेश और कौन बचा है? अजीज है क्लास में? 1 आ रही है। 1 मैम। 1 कैसे आ रही है? क्योंकि यहाँ पे फ्री वेरिएबल क्या पड़ा है? सिर्फ एक k पड़ा है। डायमेंशन ऑफ m इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स विच इज 1। एक और बात हम देख सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन देख लेते। ठीक है, कंडीशन वाले तरीके से कैसे करते? A11 और A, अब देखो कंडीशन वाला तरीका इस तरीके से गिवन होता, फिर आप कंफ्यूज भी हो जाते। A11 इज इक्वल टू A12 इज इक्वल टू A21 इज इक्वल टू 0। अब कोई कहेगा ये तो एक ही कंडीशन है, नहीं, ये 3 अलग अलग कंडीशंस हैं। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, A11 इज इक्वल टू 0, A12 इज इक्वल टू 0, A21 इज इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशंस। ठीक है, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन इसकी क्या थी? इसके वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या बनती है? 2 क्रॉस 2 है तो 4 बनेगी, माइनस नंबर ऑफ कंडीशन करेंगे विच इज 3, तो 4 माइनस 3 इज 1। तो इस तरीके से भी 1 आ रहा है आंसर, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब बताओ किसी को कहीं डाउट? फिर मैं एक और बात करती हूँ आगे, एक और डायमेंशन निकालना सीखते हैं। ठीक है, रचना आपको क्लियर है? यस मैम। अजीज है क्लास में की गायब? ये आपको याद रखनी है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ, अब ये क्या था? लीनियर सम वाला सबस्पेस था। ठीक है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। लीनियर सम की डायमेंशन किस तरीके से निकाली जाती है? W1 की और W2 की ऐड की और उसमें से इंटरसेक्शन की माइनस कर दी। अब यहाँ पे इसी के साथ एक कंसेप्ट आता है डायरेक्ट सम का, वो भी मैं बता देती हूँ। मैम W1 इंटरसेक्शन W2 अगर थीटा मतलब फाई होता है तो मैम W1 प्लस W2 को डायरेक्ट सम फाई नहीं होता, कभी 0 होता है। 0 बोलो, 0 फाई नहीं होता ना, थीटा बोलते हो जो। हाँ मैम सॉरी 0 0 को थीटा हाँ, क्यों थीटा। बोलते हो? मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता। मतलब मुझे कंफ्यूज हो गया था मैं फाई और थीटा के बीच में। हाँ हाँ ठीक है, तो देखो डायरेक्ट सम क्या होता है? W1 और W2 का डायरेक्ट सम किस तरीके से डिनोट किया जाता है? इस तरीके से, बीच प्लस लगाया और उसके पर सर्कल लगा दिया, W1 प्लस W2। ठीक है, W1 प्लस W2 इस तरीके से लिखा जाता है, where W1 बिलोंग्स टू W1। तो यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि पहली बात तो ये लीनियर सम ही होता है और कुछ नहीं होता, लेकिन इसके अंदर खास बात ये होती है कि W1 इंटरसेक्शन W2 एक 0 वेक्टर आता है और कुछ नहीं, क्योंकि हर एक सब स्पेस में 0 वेक्टर तो होता ही है। तो अगर वो डिसजॉइंट सब स्पेसेस होते हैं, अगर ऐसा होता है तो वो डिसजॉइंट सब स्पेसेस कहलाते हैं। 0 वेक्टर हमेशा हर सब स्पेस में आता है, तो आप कोई भी इंटरसेक्शन लो, चाहे नॉन डिसजॉइंट की लो या डिसजॉइंट की लो, इनकी इंटरसेक्शन 0 तो कम से कम आएगी, तो इसलिए 0 यहाँ पे लिखा जा सकता है, फाई कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद करने के लिए लिख भी लो, डिसजॉइंट सबस्पेसेस। अब ये जो डायरेक्ट सम का यूज है वो क्यों है वो मैं बता देती हूँ। किसी वेक्टर स्पेस VF को W1 और W2 के डायरेक्ट सम में लिखा जाए, अगर V इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2, हम ये कब कहेंगे कि वेक्टर स्पेस V को W1 और W2 के डायरेक्ट सम में लिखा जा सकता है? अगर 2 बातें होल्ड हो। पहली बात कि W1 प्लस W2 इनका लीनियर सम जो हमने पहले पढ़ा था वो V के बराबर आ जाए, और W1 और W2 का इंटरसेक्शन एक 0 सबस्पेस आए। ठीक है, एक 0 वेक्टर आए या एक 0 सबस्पेस आए, तो हम वेक्टर स्पेस V को W1 और W2 की डायरेक्ट सम में लिख देते हैं। डायमेंशन ऑफ, कोई बता सकता है डायमेंशन क्या निकलेगी डायरेक्ट सम की? यानी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इन जनरल, इस केस में नहीं, ये तो चलो ठीक है,
वेक्टर स्पेस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। इन जनरली पूछा है मैंने, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायरेक्ट सम ऑफ W2 इज इक्वल्स टू, ऊपर हमने क्या देखा था, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब इंटरसेक्शन तो जीरो ही होता है डायरेक्ट सम करते टाइम, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। ठीक है, अगर कोई डायरेक्ट सम की बात कर दे आपसे, तो अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं डायरेक्ट सम के कि v इज इक्वल्स टू W1 प्लस जीरो W2 वेक्टर इसके। का मैम हाँ जीरो वेक्टर का डायमेंशन 1 है या 0 है? जीरो है ना, उसका भी हमने शुरू में बेसिस पढ़ा था, क्या था उसका बेसिस, फाई था। कहाँ चले गए, फाई था ना। हाँ बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स है, फाई की कार्डिनैलिटी जीरो। ठीक है, उसकी जीरो है। जीरो सबस्पेस की डायमेंशन जीरो होती है। अच्छा, बैक टू दिस। बाकी अभी मैं डायरेक्ट सम बताती हूँ कि वेक्टर स्पेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है दो सबस्पेस के डायरेक्ट सम में, किसी वेक्टर स्पेस को। उसके एग्जांपल भी देखते हैं, पर अभी पहले इसकी बात करते हैं। हमने तीन बातें यहाँ पे कर ली, m निकाल लिया, n निकाल लिया, m इंटरसेक्शन n निकाल लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ m प्लस n, डायमेंशन ऑफ m प्लस n। यहाँ पे लिख दो व्हाइट पेन से, डायमेंशन ऑफ m प्लस n फाइंड करो। n क्या आ रही थी डायमेंशन, मैम 4 होगी। 4 हो गई, मतलब ये तो कंप्लीट स्पेस बन गया। ये x है और ये है। हाँ ठीक है, देखो 4 आ गई, इससे आपको एक और बात भी समझ में आ रही होगी, यहाँ पे आई कि नहीं आई। हाँ मैम, ये कंप्लीट स्पेस होगी। m की डायमेंशन कितनी 2 थी क्रॉस 2 बताना। मैट्रिक्स का जो वेक्टर स्पेस है। n की डायमेंशन क्या आ रही थी, m की डायमेंशन 2 थी 3 ना। अच्छा ठीक है, और n की 3। डायमेंशन ऑफ m इंटरसेक्शन n क्या था, 1 था। तो जब डायमेंशन ऑफ 1 m था। प्लस n निकाला, वो क्या आया, 2 और 3 को ऐड किया और उसमें से इंटरसेक्शन वाला यानी 1 माइनस किया, तो आंसर आ गया 4। इसका मतलब 4 डायमेंशन का कौन सा सबस्पेस होगा। अब देखो, अगर कोई W सबस्पेस है V का, W इज कंटेन्ड इन V एंड W इज अ सबस्पेस ऑफ VF, तो डायमेंशन ऑफ W इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं नोट्स में लिखना भूल गई, उसको मैं लिख दूंगी आज। अगर कोई सबस्पेस है W V का, तो डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होती है। लेकिन अगर डायमेंशन ऑफ W बराबर आ जाए डायमेंशन ऑफ V के, ठीक है, अगर डायमेंशन ऑफ W V के डायमेंशन के बराबर आ जाए, तो हमें क्या पता चलता है कि W और कुछ नहीं V ही है, उसका सबस्पेस वो खुद ही है, खुद भी तो सबस्पेस बनते हैं। तो इससे अगर इक्वल डायमेंशन हमें मिलती है, तो दोनों की डायमेंशन, दोनों जो सबस्पेस बनेगा वो वेक्टर स्पेस के ही बराबर आ जाएगा। अब यहाँ जो m प्लस n लीनियर सम वाला सबस्पेस था, हमने ये देखा था पहली क्लास में ही देखा था कि ये हमेशा ही सबस्पेस बनता है, सबस्पेस तो होता ही है। इसकी डायमेंशन आ गई 4। तो अब यहां से देखो, m प्लस n ये किसका सबस्पेस होता है, जो भी हमारा वेक्टर स्पेस था, क्या था वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस का 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस था। ठीक है, और इसकी डायमेंशन कितनी आ गई m प्लस n की, 4। तो इसका मतलब m प्लस n और कुछ नहीं बनेगा, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का वही वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर आर जो भी था। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक और बात कहने वाली थी। हाँ, क्या m और n डायरेक्ट सम में लिखा जा सकता है, इस वेक्टर स्पेस को m और n के डायरेक्ट सम में लिखा जा सकता है। वाई, क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि m इंटरसेक्शन n का डायमेंशन तो 0 नहीं हुआ। 0 नहीं है। अगर m इंटरसेक्शन n की डायमेंशन 0 हो जाती, तो हम डायरेक्ट सम में लिख देते, यानी ये जो
मैट्रिसेस का 2x2 मैट्रिसेस का सेट होता है, वेक्टर स्पेस होता है। इसके अंदर हम फील्ड R लेते हैं। ये किसके इक्वल हो जाता? M और N के डायरेक्ट सम के इक्वल। ठीक है, अभी ये नहीं है क्योंकि ये डायमेंशन ऑफ M इंटरसेक्शन है, नॉन जीरो है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट सम में नहीं भी लिखा जा रहा तो भी लीनियर सम में देखो यहाँ पे लिखा जा सकता है, यानी M+N और M2x2R बराबर थे तो ये लीनियर सम में तो लिखा जा सकता है। तो जरूरी नहीं है हमेशा डायरेक्ट सम में लिखा जा सके, पर लीनियर सम के लिए भी कुछ एग्जिस्ट कर सकते हैं मैट्रिसेस जो इस तरीके से लिखा जा सके। ये अच्छा एग्जांपल दिमाग में आ गया, इसमें काफी सारी बातें डिस्कस हो गई। टाइम क्या हुआ है अभी? अभी हमारे पास मैम टाइम है। स्पेस का एक बार डेफिनेशन बता दीजिए। किसकी? कॉम्प्लेक्स स्पेस। कौन सा स्पेस? समझी नहीं मैं। आपने अभी जो बताया कॉम्प्लेक्स सब स्पेस। कंप्लीट सब स्पेस? अभी जो आपने बताया ये तो कॉम्प्लेट सब स्पेस हो गया। कॉम्प्लीट स्पेस बोला, मतलब complete- वही सेट जो वेक्टर स्पेस बन रहा था वही आया। अच्छा अच्छा, इसीलिए वो मैंने उस वर्ड वो इसलिए यूज किया। ये जो M+N सब स्पेस आया ये वेक्टर स्पेस के बराबर आ गया ना, तो ये कंप्लीट वेक्टर स्पेस ही बन गया। डेफिनेशन कुछ नहीं है, मतलब अपनी बोलने वाली लैंग्वेज में बोला मैंने, कोई ऐसी बात नहीं ओके कही, मैम। कोई डेफिनेशन वाली बात नहीं है इसमें। तो मैंने ये बोला कि कंप्लीट वेक्टर स्पेस बन गया है हाँ मैम जो इसका समझ सब गई। स्पेस था। ठीक है, वो तो तो सब मैट्रिक्स स्पेस, स्पेस में होता है। सब स्पेस कितने टाइप के हो सकते हैं? सबसेट कैसा, मतलब मैम सबस्पेस? हाँ हाँ बोलो। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल में फर्क है क्या? प्रॉपर इम्प्रॉपर तो इसी में आते हैं। कई बुक्स में होता है मैम। अरे चलो। इम्प्रॉपर मतलब तो हर सब मतलब सब कुछ चलाएगा मैम। सब कुछ चला आएगा उसमें। और जैसे ट्रिवियल मतलब तो मतलब जो मतलब इम्प्रॉपर सेट मतलब उसी सेट को इम्प्रॉपर सेट मतलब एक सेट का सबसेट। अगर भी कोई सेट होता है तो भी तो सबसेट भी होता है भी का। हम्म तो इम्प्रॉपर मतलब भी सेट को ही भी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट कहता है। अब चलो, जैसे यहाँ पे V वेक्टर स्पेस है, ट्रिवियल के अंदर क्या क्या आएगा और नॉन ट्रिवियल के अंदर कौन कौन से सब स्पेस आएंगे? ट्रिवियल के अंदर खाली जीरो आएगा। अच्छा, ये मान के चलते हो, चलो इसमें भी बड़ा विवाद विवाद है। लेकिन ट्रिवियल के अंदर कई जगह ये भी माना जाता है, ट्रिवियल मतलब जिसकी बात करने की जरूरत ही नहीं, जो है ही। हम कह देते हैं ना दिस प्रूफ इज ट्रिवियल, ये तो है ही। तो जीरो सबस्पेस तो होता ही है सबके पास, और वेक्टर स्पेस VF भी सबके पास होता है। अब देखो मैं तो इस तरीके से पढ़ती हूँ कि ट्रिवियल सबस्पेस में वेक्टर स्पेस भी आए। आपने कौन सी बुक से पढ़ा? अपनी यूनिवर्सिटी की बुक से? ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक्स में यही फॉलो किया जाता है कि ट्रिवियल के अंदर जीरो सबस्पेस भी आए और वो खुद भी आए, और नॉन ट्रिवियल के अंदर सारे प्रॉपर सबस्पेसेस आए। प्रॉपर सबस्पेसेस यानी ना तो वो जीरो हो, ना जीरो सबस्पेस हो, और ना वो खुद हो। VF मतलब कंप्लीट वेक्टर स्पेस, जो हमारा हम वेक्टर तो स्पेस है ना। जानते हैं कि ट्रिवियल के मतलब सिर्फ जीरो वेक्टर ही आएगा। अच्छा, और इम्प्रॉपर प्रॉपर के अंदर? इम्प्रॉपर के अंदर सिर्फ VF आएगा और प्रॉपर के अंदर बाकी जो कुछ है वो आएगा। मैम कुछ बुक्स में इम्प्रॉपर, होता है वो ट्रिवियल में केवल जीरो ही मानते हैं, सब ग्रुप में भी हाँ ऐसे ही मैम। मानते हैं वो। हाँ कई बुक्स में होता है और कई बुक्स में हाँ अलग मैम, होता है। ग्रुप में तो हम पर चलो, सॉरी। मैम मुझे एक हम्म डाउट था ऊपर और हाँ हाँ यम बताओ। यूनियन हाँ, यम M यूनियन यूनियन यन N, एंड हाँ। यम प्लस एंड यन सेम ही होते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, M यूनियन N की बात जब हम करेंगे तो ये पहली बात तो ये इस पे डाउट ये है कि ये सबस्पेस बनेगा क्या। देखो ये होता है रिजल्ट, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था आपके लिए तो मैंने नहीं बताया। M+N नहीं स्पैन बनेगा। ऑफ, स्पैन ऑफ M यूनियन N होता है शायद, कुछ ऐसा होता है। एक बार मैं कल कंफर्म करके बताती हूँ, अभी इसको फाइनल मत मानो।
ये नोट्स में भी मैम ऐड एम कर दूंगी। यूनियन एन तो सबस्पेस ही नहीं बनेगा। हाँ वो बात करते हैं पहले, मैं वो वाली बात आपकी बात में कल बताती हूँ ज्ञानेश। ये देखो पहले तो एम यूनियन एन की बात करते हैं। ये सबस्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले तो इसी पे बात है। ये सबस्पेस नहीं बनता हमेशा। ये सबस्पेस कब होता है? अगर एम सबसेट एन और एन इफ एंड सबसेट एम ओनली, होता तो मैम हाँ, सबस्पेस बनता। इफ एंड ओनली इफ या तो एम एन में कंटेंड हो जाए या फिर एन एम में कंटेंड हो जाए। इसके अलावा अगर कुछ भी हुआ तो ये सबस्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे जो एम और एन थे, ये जो एम और एन थे ये एक दूसरे में कंटेंट नहीं थे, बिल्कुल भी कंटेंट नहीं थे एक दूसरे में। इसमें यहाँ पे 0 आ रहा था, उसमें वहाँ पे 0 आ रहा था। ठीक है, तो दिख रहा था कि ये एक दूसरे में कंटेंट नहीं है, तो इसका मतलब इनकी यूनियन सबस्पेस ही बनाएगी नहीं। और जो m प्लस एन की बात आप कर रहे हो, m प्लस एन हमेशा सबस्पेस बनाता है। ये जो m प्लस एन है लीनियर सम, दिस इज ऑलवेज अ सबस्पेस। ठीक है, एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने इसका प्रूफ तो नहीं कराया था, लेकिन इसके प्रूफ का हिंट आपको वहां से मिल जाएगा। मैंने आपको होमवर्क में दिया था, किसी ने ट्राई किया था ये? आपको करना क्या है, m प्लस एन हाँ मैम डिफाइन कैसे ये होता हो है? गया। m प्लस एन कैसे डिफाइंड होता है? स्मॉल m प्लस स्मॉल एन, वेयर स्मॉल m बिलोंग्स टू कहाँ से? बिग M से, और स्मॉल n बिलोंग्स टू बिग N से। ठीक है, इसका कोई वेक्टर लो आप, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू m प्लस एन, तो x की दिखने वाली शक्ल कैसी होगी? m1 प्लस n1 कुछ इस टाइप का होगा, y कुछ इस टाइप का होगा, m2 प्लस n2। आपको क्या करना है, अल्फा x प्लस बीटा वाई। देखो अगर आप दिखाते हो ना अल्फा x प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू m प्लस एन, तो ठीक है, ये सबस्पेस टेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन एक बात और है, क्या आपने ये बात कभी ट्राई की है कि हम इसको दिखाने की बजाय अल्फा एक्स प्लस वाई दिखा दें m प्लस एन में? ये भी एक थ्योरम Yes, होती है ma'am. वैसे, थ्योरम होती है वैसे तो, हर बुक में थ्योरम एज अ थ्योरम दी गई होती है, पर आप सिर्फ इसको दिखा दो तो भी सबस्पेस बन जाएगा, इसको दिखाने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो अल्फा एक्स अगर आपने दिखा दिया तो आपने स्केलर मल्टीप्लीकेशन दिखा दिया, वेल एंड गुड। अगर आपने अल्फा एक्स एक्स वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर सम वाई ये दिखा दिया तो आपने वेक्टर एडिशन दिखा दिया। ठीक है, दोनों कंडीशन होल्ड हो गई ना, तो अल्फा एक्स प्लस वाई को ही दिखा दो, उतने में ही काम बन जाता है। बीटा बीटा से ज्यादा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं। वन स्टेप में लेना है तो इसको ज्यादा प्रेफर किया करो। क्लियर है ये सबको बात? क्यों हुआ ये? स्केलर मल्टीप्लीकेशन में किया अल्फा इंटू एक्स, हाँ मैम। अल्फा एक्स प्लस वाई, तो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन दोनों होल्ड कर गए। तो ज्ञानेश आप ट्राई कर सकते हो, आपको क्या दिखाना है, अल्फा एक्स प्लस वाई दिखा देना, बस मैंने इतना बोल दिया। वन स्टेप के लिए अल्फा एक्स प्लस वाई वाला करोगे ट्राई? यस मैम करूँगा। बहुत 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 सिंपल है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक स्टेप्स है। फिर भी कोई डाउट आए तो हम फिर इसको कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे, m प्लस एन हो गया था। m प्लस एन सबस्पेस बनता है हमेशा, m यूनियन n नहीं बनता। और मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ यहाँ पे, हो गया सब ठीक है। हाँ, डायरेक्ट सम में हम कर रहे थे, एक बार डायरेक्ट सम में देखते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा, 12th क्लास में आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, क्या था वो रिजल्ट? every matrix can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrix। ये सबने पढ़ा हुआ है? हाँ मैम। ठीक है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे? कोई भी मैट्रिक्स ए लेते थे हम, क्या करते थे, उसको इस तरीके से लिख लेते थे, ए प्लस ए डैश बाई 2 प्लस ए माइनस ए डैश बाई 2। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे ए प्लस ए डैश बाई 2 प्लस ए माइनस ए डैश बाई 2, आपको रिटर्न में ए ही मिलेगा। आप इसको ओपन करके देख सकते हो। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते थे। तो ये जो पार्ट होता था पहले वाला, ए प्लस ए डैश बाई 2, ये वाला, ये क्या बनता था, सिमेट्रिक पार्ट, मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती थी। और ये वाला पार्ट क्या बनता था, स्क्यू सिमेट्रिक।
इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। a प्लस ए डैश बाय 2 ये सिमेट्रिक क्यों बन रही है, क्योंकि जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, a डैश प्लस ए डैश डैश डिवाइडेड बाय 2। हम जानते हैं कि a डैश तो a डैश ही होगा, डबल डैश करने से वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है डिवाइडेड बाय 2। तो ये सिमेट्रिक हो गया ये पार्ट। स्क्यू सिमेट्रिक भी सिमिलरली आप शो करोगे, बहुत इजीली मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये सब बातें बहुत बेसिक हैं, हमने 12th क्लास में की हुई हैं। तो अब यहाँ पे देखो, हम ये बोलते हैं कि अगर हम वेक्टर स्पेस क्या ले रहे हैं, वेक्टर स्पेस हम ले लेते हैं, वेक्टर स्पेस हम ले रहे हैं m क्रॉस n सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस जिसकी एंट्रीज फील्ड f से आ रही हैं और ओवर f, ये एक वेक्टर स्पेस बना रहा है। ठीक है, इसकी डायमेंशन हमने क्या ली है, डायमेंशन तो mn ही होगी इसकी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से शो कर दिया है, नो प्रॉब्लम। अब हम इसका एक सबस्पेस डिफाइन करते हैं, a बिलोंग्स टू mn अच्छा, हमें तो सिमेट्रिक लेनी है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना। हाँ ठीक है, सॉरी यहाँ तो स्क्वायर लेना था, n क्रॉस n मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी अब। ठीक है, तो n क्रॉस n ओवर r सच दैट a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a, या a डैश भी लगा सकते हो यहाँ पे। और टू जो वेक्टर स्पेस लेना है, सब स्पेस, वो किस तरीके से लेना है, वो सारी मैट्रिसेस फील्ड ले लेती हूँ f यहाँ पे, क्योंकि ऊपर मैंने f ले रखी है तो नीचे भी f लेते हैं, सच दैट a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अब ये वाला सब स्पेस है सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और ये वाला क्या है, सेट ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, आपका जो वेक्टर स्पेस है n क्रॉस n f ओवर f, उसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो, यहाँ पे मैं f हटा देती हूँ, फील्ड वाला इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको आप w1 प्लस w2 के डायरेक्ट सम में डिनोट कर सकते हो, क्योंकि हमने ये जो थ्योरम की है कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये यूनिक होती है, ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये क्या होती है, यूनिक। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए थी, एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी, जो हमें मिल गई। यूनिक रिप्रेजेंटेशन बोलो या ये बोल दो कि डायमेंशन ऑफ w1 इंटरसेक्शन w2 इज 0, एक ही बात है। ठीक है, देखो यहाँ पे w1 की डायमेंशन क्या है, जो भी है अभी हम निकाल के देखेंगे, w2 की डायमेंशन क्या है, जो भी है, लेकिन हमें एक बात पता है कि इनके इंटरसेक्शन की डायमेंशन 0 है। क्यों, कोई बता सकता है? इनके इंटरसेक्शन को 0 करने के लिए डायमेंशन को बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, उसके लिए हमें डायमेंशन निकाल के फिर नहीं करना पड़ेगा। w1 इंटरसेक्शन w2 क्या बनता है, जीरो 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 मैट्रिक्स। क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी तो वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगी, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो सिमेट्रिक नहीं होगी, और अगर आप कह रहे हैं कि होगी तो वो केवल 0 मैट्रिक्स हो सकती है, जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। ये बात क्लियर है या मैं प्रूव करके दिखाऊं? इसके अंदर सिर्फ 0 मैट्रिक्स आएगी, बताओ अगर प्रूव करनी है तो, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं हम। ये आप कर लेना, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल भी ले लो, -a के इक्वल भी ले लो। हम कह रहे हैं एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अब क्योंकि ए ट्रांसपोज ए के बराबर भी और -a के बराबर भी है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a बराबर -a, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a इज अ 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ओनली मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज द ओनली 0 मैट्रिक्स। तो हमने दिखा दिया, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर दी सुंदर सी। सेम काम आप इसके लिए भी कर सकते हो, अगर वेक्टर स्पेस सेम ले रहे हो और यहाँ पे आप w1 को ये ले रहे हो, a belongs to MNC such that a theta is equal to a, और w2 को ये ले रहे हो, मतलब एक हार्मेशन वाला ले लिया, यहाँ पे कोई भी फील्ड ले लो। ठीक है, MN। अब देखो एक बात होती है यहाँ पे, जब आप
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हो तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर के केस में ध्यान से सुनना ये बात। अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हो तो वेक्टर स्पेस की रिप्रेजेंटेशन सिंपल ऐसी ही हो सकती है, सिर्फ आपको n लिखना है, क्योंकि दूसरा जो होता है वो भी n ही होता है ना स्क्वायर के केस में, n क्रॉस n होता है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है, ठीक है बात। क्या बात है, मेरी आवाज नहीं आ रही? ठीक है मैम। हाँ मैम। ठीक है। तो ये हो गया हार्मेशन, स्क्यू हार्मेशन। यहाँ पे आपको फील्ड क्या लेनी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस मैट्रिक्स की एंट्रीज उससे नहीं आ रही है, रियल से नहीं आ रही है ना। हार्मेशन और स्क्यू हार्मेशन ले रहे हो, वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है काम, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आपको लेना ही पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्स ही लेके चलो, ठीक है। तो बस अपना इसको प्रूव कर लेना बिल्कुल सेम तरीके से। एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ हार्मेशन एंड स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स एंड दैट रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। और ऐसी मैट्रिक्स जो दोनों होती है वो केवल जीरो मैट्रिक्स हो सकती है और कोई नहीं। कोई इजी सा एग्जांपल हमें मिल जाता। एक बार स्टैंडर्ड बेसिस देख लेते हैं सबके, हर तरह की स्टैंडर्ड बेसिस और डायमेंशन की बात करते हैं। एक टेबल मैंने बनाई है नोट्स में, उसकी हेल्प से आप अच्छे से देख पाओगे। कोई भी फील्ड है, एफ ओवर एफ हमेशा एक वेक्टर स्पेस बनाता है। हमने देखा था कि एफ एन ओवर एफ ये हमेशा एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। एफ ओवर एफ अगर कोई वेक्टर स्पेस है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन देखना। एफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ए इंटू वन, वेयर ए बिलोंग्स टू फील्ड। बेसिस क्या होगा इसका, अब ध्यान से देखना, ए फील्ड से आ रहा है, दिस इज अ फील्ड एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है ये फील्ड का है, और ये जो एलिमेंट है ये कहाँ का है बताओ। ये एलिमेंट वेक्टर स्पेस का होगा ना, दिस इज अ वेक्टर। मैंने फील्ड के हर एक एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब कंप्लीट फील्ड क्या इस तरीके से नहीं बनाई जा सकती। कंप्लीट फील्ड इस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है ना। देखो मैं आगे एक दो एग्जांपल्स बताऊंगी तब और समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो बेसिस के अंदर क्या एलिमेंट आएगा, इसका वेक्टर उठ के आएगा, क्योंकि वन जनरेट कर रहा है सबको। बेसिस क्या करता है, बेसिस के एलिमेंट आपको उठाने होते हैं। मान लो बेसिस किसी भी वेक्टर स्पेस का इस टाइप से गिवन है v1, v2, तो जब आपको उस वेक्टर स्पेस को जनरेट कराना है तो आप कैसे लिखते हो, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स इस टाइप से लिखे जा सकते हैं, a टाइम्स ऑफ v1 प्लस b टाइम्स ऑफ v2। मैंने ये स्टेप क्यों लिखा, कहां से लिखा, कोई बताए ऐसे क्यों लिखा जा सकता है, a v1 प्लस v2। एक लाइन में आंसर बता दो कि ऐसा क्यों करा जा सकता है, ये चीज क्यों की गई है। लीनियर कॉम्बिनेशन करके लिखा है। क्यों लिखा जा सकता है, बेसिस के पास ऐसा क्या होता है जो लिख सकते हैं हम इस तरीके से वेक्टर स्पेस को। स्पेन करता है क्योंकि मैं स्पैन करता है, वेरी गुड। जो डीएफ को जनरेट करते हैं, हाँ वो स्पैनिंग सेट है ना। जो बेसिस है, स्पैन ऑफ बेसिस क्या होता है, वेक्टर स्पेस वीएफ होता है, तो इस वजह से हम ये लिख पाए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, उल्टा काम किया है। पहले एफ को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया और वहां से बेसिस निकाला है, ठीक है। आप दोनों स्टेप से कर सकते हो, बेसिस लिख लो, बेसिस का आइडिया लेने के लिए हमने ये स्टेप किया, ठीक है, और कुछ नहीं। तो बेसिस हमने कैसे निकाला, वेक्टर स्पेस के अंदर ये लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप की बात लिख दी, a डॉट वन। अब ये वन, ए तो फील्ड से आ रहा है तो ऑब्वियसली ये वन कहाँ से होगा, वेक्टर स्पेस से होगा। वेक्टर स्पेस भी, अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस है तो यहाँ पे फील्ड है, वो कोई बात नहीं, लेकिन वन यहाँ पे वेक्टर का काम करेगा। और बेसिस के अंदर क्या आते हैं, वेक्टर ही आते हैं। कौन से वेक्टर आते हैं, बेसिस इज अ सबसेट ऑफ वीएफ। तो बेसिस के अंदर जितने एलिमेंट्स आते हैं वो डायमेंशन बन जाती है। तो डायमेंशन कितनी होगी, वन। तो एफ ओवर एफ की डायमेंशन
1 होगी। इसी तरह अगर R ओवर R की बात की जाए, उसकी डायमेंशन क्या होगी? 1। उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं R.1 वेयर R बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये जो R रियल नंबर वाला ये किसका है? फील्ड का है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि फील्ड और वेक्टर स्पेस सेम है, ठीक है। तो ये जो R बिलोंग्स टू R की है ये फील्ड वाला है, और ये जो 1 है ये वेक्टर वाला है, 1 है। तो यहाँ पे जब आप बेसिस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 आएगा बेसिस में। सो डायमेंशन इज ऑल्सो 1 इन दिस केस। मैम अच्छा, 1 की जगह और कोई एलिमेंट भी तो आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, एग्जैक्टली मैंने कहा था कि मैं यहाँ 25 लिख दूं अगर, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये स्टिल एक बेसिस फॉर्म करता है। बेसिस बनने के लिए 2 क्वालिटीज चाहिए, एक एलाई सेट और एक स्पैनिंग सेट। पहली बात आप ये चेक करो क्या ये स्पैन कर पा रहा है 25R, मतलब R की रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से कर सकते हो 25R वेयर R बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है मैम। किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर बनाना है आपको यहाँ बनाना है 0.5 या 0.1 बनाना है, तो आप क्या करोगे? R को ऐसा नंबर ले लो 25R, तो R की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी? 0.1 डिवाइडेड बाई 25। तो R को आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, आपके पास इतनी चॉइस है, तो आप कोई भी एलिमेंट लो उसको आराम से जनरेट करा सकते हो। कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लिया, 0 को कैसे जनरेट कराओगे? R को 0 लेके। 1 को कैसे कराओगे? R को 1/25 लेके 25 इंटू 1/25 ऐसा कर दिया तो 1 जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट जनरेट हो सकता है। तो बेसिस इज नॉट यूनिक, ये बात वहां से साबित होती है। तो जो भी मैं यहाँ पे बेसिस लिखूंगी, अब आपको एक बात तो समझ में आ गई, इसके अलावा भी बेसिस लिखे जा सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया एकता ने, ठीक है। कोई भी एलिमेंट ले लो बेसिस में, बस कंडीशन होनी चाहिए कि वो स्पैन करे। और तो यहाँ पे कितने बेसिस पॉसिबल हैं आप गिन के बताना जरा अपने रियल एनालिसिस की नॉलेज से। इस वाले में सेकंड जो R ओवर R है, कितने बेसिस बनेंगे? इनफाइनाइट। नहीं, रियल एनालिसिस वाला थोड़ा और लॉजिक लगाओ, मतलब थोड़ा और अच्छे से बोलो। अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, ठीक है, क्योंकि हर एक रियल नंबर इस बेसिस में आ सकता है एक बार में, बस वो सिंगल आना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 डाल दें, ठीक है, सिंगल आना चाहिए। 2 डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? LD सेट हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं बेसिस ये बनाना चाहूँ, एक 1 बना लिया और एक 0.5 बना लिया, मतलब बेसिस अगर मैं इसको बोलूँ इस वाले का, तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या होगी? स्पैन तो करेगा, स्पैनिंग सेट तो अभी भी है, ठीक है। स्पैन तो कोई मर्जी सेट ले लो, बेसिस ले लो, इनफाइनाइट एलिमेंट्स ले लो, फाइनाइट ले लो, 1 ले लो, वो स्पैन करेगा। 0 के केस में नहीं करेगा, बेसिस के अंदर अगर आप 0 वेक्टर ले लोगे तो नहीं करेगा, लेकिन ये वाला स्पैन कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये LD हो गया। LD क्यों हो गया, कोई बता सकता है? एलडी का जो डेफिनेशन वो सेटिस्फाई करेगा, और 0.5 को अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1 आएगा। तो ये तो हाँ, लिनियर मतलब कोई भी, डिपेंडेंट है। अगर कोई भी रियल नंबर रख दूं मैं यहाँ पे V1 V2, तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल ही होंगे। यहाँ पे 0.5 1 कुछ भी रख दिया जाता, वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल ही होते। तो 2 वेक्टर्स के केस में तो यही होगा। 3 में भी आप देख सकते हो आराम से एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो एक से ज्यादा आप वेक्टर रख नहीं पाओगे, इसलिए बेसिस में हमेशा एक ही एलिमेंट आएगा, पर वो बेसिस यूनिक नहीं होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट केवल एक ही आएगा। R² ओवर R की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो सकती है? R² इज इक्वल टू A टाइम्स 1001 मैम। थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन बताओ ना। ऐसे लिख सकते हैं A10 प्लस B01। अब ये देखो 10 और 01 यहाँ पे वेक्टर है और A भी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। अब ये मत कहना कि बेसिस आपने ये क्यों लिया, कोई और ले लेते। बिल्कुल ले लेना, कोई मर्जी ले लेना, आपकी मर्जी है। 1001। अब ये दोनों, बस ये ध्यान रखना है जो आप वेक्टर्स ले रहे हो
वो क्या होने चाहिए, LI होने चाहिए। ऐसा हो सकता था कि मैं 1 2 2 3 ले लेती, सॉरी 2 4। अब ये जो बेसिस बनाने की कोशिश हम करते हैं, बेसिस नहीं बन पाता बिकॉज ऑफ ये जो वेक्टर हमने लिए हैं ये LD होते हैं, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल थे, तो इस वजह से। तो बेसिस के अंदर 2 एलिमेंट आए, डायमेंशन लिख दो 2। C ओवर R के लिए फोर्थ है नहीं, C ओवर टू R अगर डायमेंशन हमें होगी मैम। 2 डायमेंशन होगी, उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगी। कैसे होगी, A प्लस आइटा B। अब देखो ध्यान से, C ओवर R को हम रिप्रेजेंट भी इस तरीके से करते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स, सॉरी C लिख दो बस यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो भी इस तरीके से ही होती है। अब यहां से हमें फायदा क्या हुआ, ये किस तरीके से लिखा गया, A.1 प्लस B डॉट आइटा। तो A और B तो स्केलर हैं, दिख रहा है, ये तो स्केलर्स हैं। तो बेसिस में क्या आएगा, जो वेक्टर्स हैं। अब इसके लिए वेक्टर क्या हुआ, 1 और आइटा। ठीक है, अब 2 और आइटा करते, वो भी वैलिड होता, वो भी बेसिस बन जाता। 1 और 2 आइटा करते, वो भी बेसिस बन जाता। ठीक है, आपकी मर्जी है, बेसिस जैसा मर्जी लो। इसको जो मैं यहाँ पे बेसिस लिख रही हूँ ना, ये स्टैंडर्ड बेसिस बोले जाते हैं। इसके लिए यहाँ पे 1 लिख देती हूँ मैं। जो भी बेसिस मैं आपको लिखवा रही हूँ वो बोले जाते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया अभी कि इन बेसिस को कंसिडर करो, करने को आप जो मर्जी करो। ठीक है, R ओवर R के लिए 1, इसके लिए ये वाला, ठीक है, और इसके लिए ये वाला स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगा। इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, जितने बेसिस में एलिमेंट पड़े हैं, विच इज 2। ठीक है, अब 2 पॉलिनोमियल वाली बात कर लेते हैं। इनकी तो सारी बात हो गई। C स्क्वायर ओवर R वाला आप देखना, वैसे नोट्स में भी लिखा हुआ है, पर खुद से बनाने की कोशिश करना। C स्क्वायर ओवर R का बेसिस डायमेंशन वैसे कितनी होगी, फटाफट बता दो। 3 4 मैम। 3 आएगी मैम। 3 कैसे आएगी, क्या आएगा इसके उसमें? मैम A प्लस IB और C प्लस ID, मैंने A प्लस IB कॉमा C प्लस ID। हाँ, ओके, वो तो मैम 1 और 2 ही आ रहे हैं मैम। 1 और I यही तो आ रहे हैं मैम, 3 भी तो नहीं होगा। रिप्रेजेंटेशन इसकी इस तरीके से होगी, ABCD बिलोंग्स टू R ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन हाँ आपको मैम। ऐसे लिखना पड़ेगा ना इसको, A1,0 प्लस B, ठीक है, B 0, आइटा प्लस C 1, सॉरी C 0,1 प्लस D, यहाँ पे क्या आएगा 0,1 आइटा। मैम बी का एक आइटा गड़बड़ कॉमा है, 0 होगा। आइटा कॉमा 0, 0, आइटा, ये बन जाएगा। ये 4 LI वेक्टर्स आएंगे, ओके मैम, इस बार तभी समझ ये गई। जनरेट कर पाएंगे। ये अलग अलग वेक्टर्स 4 आएंगे तभी जनरेट कर पाएंगे। A को अलग फेंकना है आपको, B को अलग, C को अलग, D को अलग, तभी कोई भी वेक्टर आप जनरेट कर पाओगे इससे। ठीक है, तो क्या बन गया बेसिस इसका, बेसिस आप उठा ही सकते हो इसमें से 1 0 आइटा 0 0 1 0 आइटा, ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे बेसिस के अंदर, डायमेंशन हो जाएगी 4। ये देखो, अब 2 बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे पास वेक्टर स्पेसेस, PNR या PNF, जो भी बोलना चाहो। PNF क्या डिनोट करता था, हमने इसको पढ़ा भी था, याद है किसी को? कौन सा वेक्टर स्पेस होता था ये? पॉलिनोमियल का वेक्टर स्पेस। पॉलिनोमियल का लेस वेक्टर देन स्पेस डिग्री। अब डिग्री है। लेस देन इक्वल टू n डिग्रीज वाले जितने पॉलिनोमियल्स थे हमने इस वेक्टर स्पेस के अंदर डाले थे। PF के अंदर जितने डिग्री के जितने पॉलिनोमियल्स थे, पॉलिनोमियल्स ऑफ ऑल डिग्री डाले थे। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई बड़े से बड़ा नंबर है, 10 लाख करोड़, मैं उससे भी एक बड़ा नंबर ले सकती हूँ और उसकी डिग्री की पॉलिनोमियल बना सकती हूँ, और वो भी इसके अंदर मौजूद होगी। तो इसके अंदर सारे क्वालिटीज हैं, सर्वगुण संपन्न वेक्टर स्पेस। अच्छा, इसका बेसिस किस तरीके से लिखा जाता है? 1
एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड बेसिस है इसका, एक्स टू द पावर एन। इसका बेसिस किस तरीके से लिखा जाता है? 1x एक्स स्क्वायर इन्फिनिट तक चलेगा। डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट तक चलता है। पर क्यों चलता है इनफाइनाइट तक? क्योंकि इसमें हर एक पॉलिनोमियल वाली, मतलब हर एक डिग्री वाली पॉलिनोमियल आ रही है, तो हर एक डिग्री वाली पॉलिनोमियल को जनरेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा ना। तो इसको अगर पी एन एफ को आपको रिप्रेजेंट करना है, वो किस तरीके से होगा? a टाइम्स ऑफ 1 प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस c टाइम्स ऑफ x स्क्वायर डॉट 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 प्लस वॉट एवर टाइम्स ऑफ xn। तो ये जो a b c और ये सब कुछ जो आ रहे हैं, ये फील्ड से बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर अब कितने एलिमेंट्स हैं, जरा गिन के बताओ पी एन एफ वाले बेसिस के अंदर। काउंट करना। n+1 एलिमेंट्स हैं, n+1 होगा। n+1 एलिमेंट्स हैं। तो हाँ देखो मैम। खास बात ये n+1 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। दिखने में ये n डायमेंशनल लगता है, pnf करके लिखते हैं, पर ये n+1 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है। नीचे जो वेक्टर स्पेस है pf, इसकी डायमेंशन कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है, क्योंकि इसके बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस, काउंटेबल। काउंटेबल है, हाँ काउंटेबल है, काउंटेबली इनफाइनाइट। नहीं, नंबर ऑफ बेसिस कितने आएंगे वैसे? बेसिस के देखो, ये जो एलिमेंट्स हैं 1x एक्स स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट्स आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो फील्ड के हिसाब से, मतलब 2x 3x 2.1x कुछ भी ले सकते हो इस तरीके से। तो बेसिस में अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा किया जाए, सिर्फ इतना कर दिया जाए, 1x स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द n ऐसे के ऐसे ही रखे जाए, और यहाँ पे कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया जाए इससे, x वाले से, अल्फा x, अभी भी ये बेसिस फॉर्म करेगा। और इस अल्फा की चॉइसेस कितनी है? फील्ड से आ रहा है, ठीक है। तो इसके पास ये अनकाउंटेबल चॉइसेस हो जाएंगी, फील्ड मान लो आ रहा है आपका। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि बेसिस कितने बन जाएंगे? अनकाउंटेबल बन जाएंगे, ठीक है। सोच लेना इसको, ये आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक है। अभी हम सिलेबस पे आते हैं। आर ओवर क्यू के बारे में बताओ, इसका बेसिस क्या बनेगा, इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और सी ओवर क्यू का फिर आप इसी तरीके से डिराइव कर सकते हो। दोनों की डायमेंशन इनफाइनाइट होगी मैम। आर ओवर क्यू का तो आएगा 1 आएगा ना बेसिस में। बनाएगा डायमेंशन 1 होगी मैम। हाँ मैम 1 ही तो आएगा। अगर इसके अंदर बेसिस में 1 आता है तो हम आर ओवर क्यू को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से? अल्फा टाइम्स 1 वेयर अल्फा बिलोंग्स टू क्यू। ये सेट क्या बन गया? आर बन गया, इज इक्वल टू आर, है ना। मगर मैम बेसिस इज इक्वल टू नहीं आर और आएगा, नॉट इक्वल टू आर। नॉट इक्वल ये- टू आर आएगा मैम। ये क्यू ही बनेगा। इस तरीके से करोगे तो हाँ। आप क्यू बनेगा। आपने बेसिस 1 माना, चलो आपने शुरुआत कर ही दी है तो इसके बारे में बात करते हैं। अगर बेसिस 1 माना तो ये क्यू बन गया, नॉट इक्वल टू आर आया, मतलब आप बेसिस 1 नहीं ले सकते, ठीक है। बेसिस के अंदर अगर मुझे √2 रिप्रेजेंट करना है, √2 रिप्रेजेंट करना है तो ये बेसिस नहीं लिया जा सकता। तो चलो भाई, मुझे √2 बिलोंग्स टू आर है, इसकी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो एक काम करते हैं, बेसिस में 1, √2 ले लेते हैं। अब ठीक रहेगा। अब आप कैसे √2 को रिप्रेजेंट, हाँ √3 नहीं आएगा मैम। हाँ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 0.1 प्लस 1.√2, जहाँ पे 0 और 1 क्या है? स्केलर्स हैं, और ये 1 और √2 वेक्टर्स हैं। तो चलो इसकी रिप्रेजेंटेशन तो मिल गई। अब √3 कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? a.1 प्लस b.√2 करके। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं a है और b मैम। दो रैशनल्स लिए जाएं? रैशनल्स लेने हैं आपको, ये बात ध्यान रखनी है। a और b रैशनल लिए जाएं
और √3 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया जाए। अगर किसी को पॉसिबल लग रहा है तो बता सकता है। नहीं मैम, तो बेसिस में इनफाइनाइट टर्म चला जाएगा। बेसिस के अंदर इनफाइनाइट चली जाएंगी, चलो देखते हैं कैसे जाएंगी। ठीक है, √3 भी नहीं आया, तो अगर आप फिर से कहोगे कि चलो √3 भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो ई को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे? ई की रिप्रेजेंटेशन नहीं ढूंढ पाओगे, फिर आप a.1 प्लस b.√2 प्लस मतलब c.√3। 1 और हर एक इरेशनल नंबर उस बेसिस में रहेंगे। हर एक इरेशनल नंबर उस बेसिस में चाहिए, एग्जैक्टली वही बात हो गई। क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था कि इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं। मैंने एक लिस्ट बनाई थी आपके सामने डेसिमल पॉइंट्स करके, आपको याद होगी रियल करते टाइम, अगर कुछ पुराना याद रखते हो तो 0.1234, फिर ऐसे दूसरा नंबर बनाया था 3479, कुछ भी ऐसे रैंडम नंबर बनाती गई, फिर पहला इसका उठाया, दूसरा इसका उठाया, तीसरा इसका उठाया, फिर हमने जाके एक नया नंबर कंस्ट्रक्ट कर दिया इससे 0.140, ये वो, फिर हमने इसकी पोजीशंस पे नंबर्स को चेंज किया था। मतलब ये सारी प्रोसेस हमने क्यों की थी, ये देखने के लिए कि जो r माइनस क्यू का सेट है वो अनकाउंटेबल होता है। मतलब जितना मर्जी आप कितनी भी लंबी लिस्ट बना लो, ठीक है, आप हमेशा एक इररेशनल नंबर ऐसा ढूंढ सकते हो। आपने कोई लिस्ट बनाई, मैं हमेशा आपको एक ऐसा इररेशनल नंबर दे सकती हूँ जो आपकी लिस्ट में नहीं होगा। यानी इररेशनल नंबर्स को हमने अनलिस्टेबल बोला था, यानी अनकाउंटेबल बोला था। अनलिस्टेबल अनकाउंटेबल एक ही बात है, लिस्टेबल और काउंटेबल एक ही बात है। तो जितने मर्जी हम यहाँ पे इरेशनल नंबर्स यहाँ डालते जाएं, ई डाल दे, पाई डाल दे, √e डाल दें, ठीक है, √3 डाल दें, इरेशनल नंबर्स डालते चले जाएं, ये लिस्ट कभी एंड नहीं होगी। ठीक है, दिस इज एन इनफाइनाइट लिस्ट, और बाय द वे अनकाउंटेबल लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो इसके बेसिस को एक्चुअली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। r/q के बेसिस की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन हमें ये पता है बेसिस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। अगर आएंगे तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि हमें सारे इरेशनल नंबर्स उसमें डालने पड़ेंगे। ठीक है, 1 भी डालना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो 1 भी चाहिए। बताएं, सी ओवर क्यू के लिए भी सेम होगा, इसके भी बेसिस में इनफाइनाइट हाँ एलिमेंट्स मैम। है, दोनों की डायमेंशन इनफाइनाइट हुई। ठीक है, चलो ठीक है मैम। ठीक है, आज प्रैक्टिस कम हो पाई क्वेश्चंस की, क्योंकि मुझे ना मैट्रिक्स वाला थोड़ा तरीका आपको कराना था। 9:15 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आज तो कंटिन्यू हो नहीं सकता। मैं थोड़ा रो एक्लन फॉर्म कराना चाहती थी, क्योंकि कई बार जो अब सब स्पेस वाले क्वेश्चन करोगे उसमें रो एक्लन फॉर्म ही काम आएगी। तो अभी मैं थोड़ा सा उसका बेसिक बता के फिर उसके बेस पे क्वेश्चंस कराने थे। कल करते हैं प्रीवियस ईयर, और ये भी डिस्कस करेंगे जो क्या कहते हैं इसको, जो आपकी असाइनमेंट थी, अगर किसी ने कंप्लीट नहीं की है तो कंप्लीट कर ले। रचना और एकता का पता नहीं, बाकी सबने तो कर लिया, मैनक, निर्मल और न्यानेश ने शायद। तो आप लोग कंप्लीट करके आना असाइनमेंट कल तक, और प्रीवियस ईयर थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, मैंने डाल रखे हैं ड्राइव में। ठीक है, तो सब स्पेस वाली डायमेंशंस निकालनी आपको आई गई थोड़ी बहुत, तो प्रीवियस ईयर भी 2-4 ट्राई कर सकते हो, उसमें ज़्यादा है भी नहीं, 10-12 ही प्रीवियस ईयर है। ठीक है, अगर किसी को और कुछ पूछना है तो भी रुक सकता है, बाकी लीव कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू।